हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। ये हमारा इतिहास का एनटीपीसी का स्पेशल बैच चल रहा है, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और जैनिज्म तथा बुद्धिज्म को पढ़ा है। आज का हमारा टॉपिक मगध साम्राज्य है। मगध साम्राज्य के पहले महाजनपद का उदय हुआ था। महाजनपद क्या है? महाजनपद जो है वो 16 महाजनपद थे। अगर महाजनपद कितने थे अगर पूछा जाता है तो महाजनपदों की संख्या जो थी वह 16 थी, जिसमें दो प्रकार के राज्य हुआ करते थे, एक राजशाही और एक गैर राजशाही। गैर राजशाही को हम गढ़ राज्य के रूप में भी जानते हैं। अगर पूछा जाए कि राजशाही राज्य कौन कौन से थे तो अंगद, मगध, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, सूरसेन, मत्स्य और अवंती तथा गांधार नाम के ये राजशाही राज्य हुआ करते थे 16 महाजनपदों में से। तथा कुछ राज्य ऐसे भी थे जो गैर राजशाही थे। गैर राजशाही कौन कौन से राज्य थे? वज्जी, मल, कुरु, पंचाल, कैम्बोज, शाक्य जिसे कपिल वस्तु कहते हैं, कोलिय, रामग्राम, मौर्य नाम के ये गैर राजशाही गणराज्य थे। बौद्ध साहित्य के अनुसार तथा जैन साहित्य के अनुसार भारत में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की शुरुआत में 16 महाजनपद या महान साम्राज्य हुआ करते थे। इसका उदय वैदिक युग के दौरान ही हो गया था। इन महाजनपदों का जो उदय है वह वैदिक युग के दौरान ही हो गया था। धार्मिक एवं राजनीतिक विकास के साथ साथ कृषि तथा सैन्य में लोहे के औजारों के उपयोग के कारण सामाजिक आर्थिक विकास भी देखने को मिला, जिनसे छोटे राज्य या जनपदों के महाजनपद का उदय हुआ। जब इनमें धार्मिक तथा राजनीतिक विकास हुआ तो इन्होंने कृषि तथा सैन्य क्या सेना बनाया, लोहे के औजारों का उत्पादन किया, जिससे इनमें अनेक प्रकार के विकास को देखने को मिला। जब कृषि होगी तो विकास होगा। अगर किसी भी देश में आज भी कृषि नहीं होती है तो वह विकासशील देश नहीं कहलाता है। इसलिए किसी भी देश, किसी भी राज्य को विकसित होने के लिए कृषि बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। उस समय लोहे के औजार भी बनने शुरू हो गए थे, जिनसे इन महाजनपदों का पूरी तरह से विकास होना शुरू हो गया था। पहला जो महाजनपद है वह मगध साम्राज्य है। मगध साम्राज्य सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था। मगध प्रेजेंट टाइम में जो है वो पटना, गया, नालंदा जिले बिहार में स्थित है। पटना के बिहार से गया, नालंदा जिले में यह स्थित है। इसकी पहली जो राजधानी थी मगध की, या ग्रीवरज हुआ करती थी। ग्रीवरज को हम दूसरे नाम राजगिरी तथा राजगीर के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार द्वारा किया गया था। मगध की दूसरी राजधानी वैशाली थी, शिशुनाग द्वारा स्थानांतरित की गई थी, तथा बाद में इसकी तीसरी राजधानी भी बनाई गई पाटलिपुत्र में, जो उदयन और कालाशोक द्वारा स्थानांतरित किया गया था पाटलिपुत्र में, मगध की तीसरी राजधानी। अगर देखा जाए महाजनपदों में दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा था तो अंगराज्य था। अंगराज्य जो है वह प्रेजेंट टाइम बिहार के भागलपुर और मुंगेर में स्थित है। इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा एक समृद्ध व्यापार केंद्र था, इसलिए अंग की जो राजधानी थी वह चंपा बनाई गई थी, क्योंकि उस समय उस टाइम का जो राज्यों में से चंपा राज्य था वह एक समृद्ध व्यापार केंद्र था, अर्थात वहाँ पे व्यापार करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हुआ करती थी। तीसरी राजधानी है मल्ल। मल्ल जो है वो प्रेजेंट टाइम देवरिया, बस्ती, गोरखपुर क्षेत्र यूपी में स्थित है। इसकी जो राजधानी थी वह कुशीनगर थी। कुशीनगर आपको पता होगा, कुशीनगर जो है यह उत्तर प्रदेश का एक जिला बनता है। गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश भी यहीं पर दिया था, कुशीनगर श्रावस्ती में। यह कई अन्य छोटे साम्राज्यों में विभक्त हुआ था। इसका मुख्य धर्म बौद्ध धर्म था, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने यहाँ पे अपना उपदेश दिया था। मल्ल यह छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित है। 4th नंबर पे आता है वत्स। वत्स जो है यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और मिर्जापुर में प्रेजेंट टाइम वत्स जो है। इसकी राजधानी जो थी वह कौशाम्बी थी। कौशाम्बी का उस समय का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वह उदयन था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौशाम्बी का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है, तो कौशाम्बी का सबसे महत्वपूर्ण शासक उदयन था।
नेक्स्ट आता है काशी। काशी राजधानी 5वें नंबर पर, ये प्रेजेंट टाइम वाराणसी उत्तर प्रदेश में मौजूद है। इसकी राजधानी भी वाराणसी ही थी। कौशल साम्राज्य के खिलाफ कई युद्ध लड़े गए थे यहाँ पर काशी में। अंततः काशी कौशल साम्राज्य में ही विलय हो गया था। कौशल जो साम्राज्य था वह काशी से शक्तिशाली साम्राज्य था। इसने हमेशा बार बार काशी पर आक्रमण किया और काशी को जीत लिया और अपने आप में समाहित कर लिया, विलय कर लिया। नेक्स्ट आता है कौशल। कौशल प्रेजेंट टाइम अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल में कपिलवस्तु के शाक्य जनजाति के गणराज्य क्षेत्र भी शामिल थे। नेक्स्ट है वज्जी। वज्जी की प्रेजेंट टाइम जो लोकेशन है वह मुजफ्फरपुर और वैशाली बिहार में है। इसकी उस समय की राजधानी जो थी वह बिहार में ही थी। 8 छोटे साम्राज्यों के एक संयुक्त गणराज्य की सीट थी, जिससे लिच्छवी, ज्ञात्रिक एंड विदेह के भी सदस्य इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है कुरु। यह सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो 16 महाजनपद थे उनकी राजधानी और प्रेजेंट टाइम का उनका लोकेशन अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, इसलिए यह जानना जरूरी है। इसको मैं लिखित भाषा में आपको नहीं दे पाई हूँ, इसलिए मैं ओरली बता दे रही हूँ। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप इसको नोट्स कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। इसका रिटर्न नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। नेक्स्ट है कुरु। कुरु जो है यह प्रेजेंट टाइम कहाँ स्थित है, तो यह दिल्ली हरियाणा के थानेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट इसकी जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ थी, आधुनिक दिल्ली जिसे हम कहते हैं। पहले आपको पता होगा दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। यही कुरुक्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट है पांचाल। पांचाल प्रेजेंट टाइम कहाँ स्थित है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड में स्थित है पांचाल, जिसे हम पहले पांचाल के नाम से जानते थे, आज उसे हम रुहेलखंड के रूप में जानते हैं, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वह कामपिल्ले हुआ करती थी। पूर्व में यह एक राजतंत्रात्मक राज्य था, बाद में यह एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया। कन्नौज इस राज्य में एक महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। आपको पता होगा कि कन्नौज का इत्र, परफ्यूम, सेंट जिसे कहते हैं, आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर पूछा जाता है कि कन्नौज की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस है, तो वह कन्नौज का सेंट होता है, कन्नौज का इत्र होता है। 10वें नंबर पर आता है मत्स्य। मत्स्य आज कहाँ पर स्थित है, तो यह राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जयपुर में स्थित है। इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वह विराटनगर हुआ करती थी। फिर आता अस्मक। अस्मक क्षेत्र कहाँ पर स्थित था, अस्मक नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच महाराष्ट्र में दक्षिण भारत में स्थित था। इसकी राजधानी पाटन हुआ करती थी। अगर पूछा जाए अस्मक या पाटन का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, तो वह बृहदत्त हुआ करता था। नेक्स्ट आता है गांधार। गांधार प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्चिमी हिस्से में मौजूद है और इसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। वही तक्षशिला जहाँ पर चाणक्य ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी, जहाँ चाणक्य गुरु थे। तक्षशिला या गांधार की राजधानी हुआ करती थी, जो उत्तर वैदिक युग के दौरान एक व्यापार शिक्षा केंद्र था। प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय के रूप में महत्वपूर्ण हुआ करता था। नेक्स्ट आता है कंबोज। कंबोज प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान का हजारा ज़िला उत्तर पूर्वी कश्मीर में स्थित है। इसकी राजधानी राजापुर हाटक में हुआ करती थी। हजारा इस साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण व्यापार एवं वाणिज्य केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट आता है अवंती। अवंती भी महत्वपूर्ण राजधानियों में से एक है। अवंती इस समय मध्य प्रदेश के मालवा में स्थित है। इसकी 2 राजधानियाँ थी, एक उत्तरी राजधानी और एक दक्षिणी राजधानी। इसकी जो अवंती की उत्तरी राजधानी है वह उज्जैन हुआ करती थी और दक्षिणी राजधानी महिष्मती हुआ करती थी, जो कृष्णा और कावेरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आता है चेदी। चेदी प्रेजेंट टाइम उत्तर प्रदेश के बुलंदखंड शहर में स्थित है। इसकी राजधानी शक्तिमती और सोथीवती हुआ करती थी। अगर पूछा जाए शक्तिमती जो चेदी की राजधानी है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह यमुना और नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कालांतर में इस साम्राज्य के परिवारों में से एक कलिंग साम्राज्य के शाही परिवार में विलीन हो गया। नेक्स्ट और सबसे लास्ट है हमारा सूरसेन। सूरसेन राजधानी या 16वें नंबर पे है और इसकी जो प्रेजेंट लोकेशन है वह उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल में स्थित है। इसकी जो राजधानी थी वह मथुरा में थी। ये सूरसेन का मथुरा का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वह अवंती पुत्र था।
इसके बारे में स्टार्टिंग में तो आपको हमने बताया कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता लोग एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। या आक्रमण करने की प्रक्रिया शुरू से ही चली आ रही है। तो जो शक्तिशाली राज्य थे, जो मजबूत राज्य थे, जो बड़े राज्य थे, उन्होंने छोटे और कमज़ोर साम्राज्यों को अपने अंदर समाहित कर लिया, विलीन कर दिया। और प्रेजेंट टाइम में जो 6वीं शताब्दी में है, केवल 4 शक्तिशाली राज्य बचे हैं। कौन कौन से? मगध, अवंती, कौशल और वत्सा, यह 4 राज्य बचे हैं। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद बचे हैं? तो केवल 4 साम्राज्य ही इस समय बचे हुए हैं। कौन कौन से? मगध के जो प्रमुख शासक हैं वह बिंबिसार और अजातशत्रु हैं। दूसरा है अवंती का शासक प्रघोत था। कौशल का प्रसेनजीत और वत्स का उदयन शासक हुआ करता था। यह 4 महासाम्राज्य ही इस समय बचे हैं। इन चारों में सबसे पहला आता है मगध साम्राज्य। अब हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य क्या है? मगध साम्राज्य जो है यह 3 खंडों में बटा हुआ था। इसके तीन वंश थे, एक हर्यक वंश, एक शिशुनाग वंश तथा एक नंद वंश हुआ करता था। अगर आपसे पूछा जाए कि हर्यक वंश कब से कब तक चला, तो 544 ईस्वी से 412 ईस्वी तक हर्यक वंश चला। फिर आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी से 344 ईस्वी तक चला, ईसा पूर्व तक चला। फिर आता है नंद वंश। नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व तक चला था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश क्या है? पहले हम मगध साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मगध साम्राज्य तब अस्तित्व में आया जब 4 महाजनपद मगध, कौशल, वत्स और अवंती 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक वर्चस्व के संघर्ष में लगे हुए थे। अंततः मगध उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य के रूप में उभरा। जब सभी राजा महाराजा आपस में लड़ते हुए सभी राज्यों को अपने अंदर विलीन कर लिए, तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में कौन सा राज्य उभरा? तो मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य को सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बताया गया। जरासंध और बृहद्रथ मगध के संस्थापक थे, लेकिन विकास हर्यक वंश के तहत शुरू हुआ, विस्तार शिशुनाग और नंद के तहत हुआ और मौर्यों के तहत अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया। मौर्य में कौन था? बिंबिसार जो था यह इसका शासक था। इसका जो विकास है मगध साम्राज्य का, जैसे हमने आपको बताया हर्यक वंश से शुरू हुआ, फिर शिशुनाग वंश में इसका विकास हुआ, फिर लास्ट में नंद वंश और मौर्य वंश के तहत इसका विकास हुआ था। अब हम देखेंगे मगध साम्राज्य से रिलेटिव प्रश्न। मगध साम्राज्य हर्यक वंश के 3 प्रमुख राजा हुआ करते थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। यह 3 प्रमुख राजा हर्यक वंश के हुआ करते थे। मगध साम्राज्य का जो पहला वंश था वह कौन सा था? हर्यक वंश था। लेकिन हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में बिंबिसार को ही जाना जाता है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के जो संस्थापक थे वो बृहद्रथ माने जाते हैं। अगर पूछा जाए कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की नींव रखी थी। गिरिराज मगध की प्रारंभिक राजधानी थी और बाद में इसे राजगृह में स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले जब मगध की स्थापना हुई तो वह गिरिराज में हुई, बाद में इसे राजगृह में स्थानांतरित कर दिया गया था। बिंबिसार जो था वो 544 ईस्वी पूर्व में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गद्दी पर बैठा, अर्थात बौद्ध ग्रंथों में यह लिखा हुआ है कि 544 ईस्वी में जब हर्यक वंश की स्थापना हुई तो बिंबिसार ही वह था जो गद्दी पर बैठा था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया वह बिंबिसार ही है। ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज मगध में मिला लिया था बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा दिया था तथा अंगराज जो 16 महाजनपदों में से एक अंगराज था उसको मगध में मिला लिया था। बिंबिसार की 3 पत्नियां हुआ करती थी। पहली जो थी वो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला हुआ करती थी, जिससे बिंबिसार को काशी नगर मिल गया। दूसरी इसकी जो पत्नी थी वह वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना थी तथा तीसरी पत्नी इसकी मध्य देश जो आधुनिक पंजाब के रूप में जाना जाता है वहाँ की राजकुमारी क्षेमा हुआ करती थी। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। वह 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा।
बिंबिसार को मारकर कौन गद्दी पर बैठा? अजात शत्रु गद्दी पर बैठा। बिंबिसार वह पहला राजा था जिसके पास खड़ी सेना थी और बुद्ध के समकालीन हुआ करता था। हमने आपको बताया यह बुद्ध का अनुयायी था। बिंबिसार ही वह पहला व्यक्ति था जिन्होंने ब्रह्मदत्त को हराने के बाद एक राजा के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया और वैवाहिक गठबंधन शुरू किया। वैवाहिक गठबंधन से इसने 3 राज्य लिया था। हमने आपको बताया कौशल राज्य, लिच्छवी की राजकुमारी चेलना और क्षेमा पंजाब के। इन्होंने तीनों राजकुमारियों से शादी किया, गठबंधन किया और उनके राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था। पुक्षति उनके दरबार में आए और तिक्षशिला के गांधार शासक के राजदूत से कौन? पुक्षति। उन्होंने अपने निजी चिकित्सक जीवक साल्वती के पुत्र जिसका नाम जीवक था को उज्जैन में अपने प्रतिद्वंदी चंद्रप्रघोत महासेना के पास भेजा ताकि वे पीलिया का इलाज करा सकें। बिंबिसार का जो अपना निजी चिकित्सक था जो उसकी देखरेख करता था जिसका नाम जीवक था, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जो उनके प्रतिद्वंदी थे जिससे उनकी लड़ाई हुआ करती थी उज्जैन के राजा चंद्रप्रघोत के पास उन्होंने पीलिया के इलाज के लिए अपने ही निजी चिकित्सक को उनके पास भेज दिया था, अपने वैद्य को उनके पास भेज दिया था। तो यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, उस चिकित्सक का नाम क्या है जो बिंबिसार ने उज्जैन के राजा चंद्रप्रघोत के पास भेजा था? तो उसका नाम जीवक था। वह चेलना और बिंबिसार का पुत्र था जिसने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर बैठा। कौन? अजातशत्रु। हमने आपको बताया बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर दी थी। उसके बाद 493 ईस्वी में 492 या कहीं कहीं 493 लिखा हुआ है, मगध की गद्दी पर बैठ गया अजातशत्रु। बिंबिसार की 3 पत्नियां थी जिनमें से चेलना का पुत्र था अजातशत्रु। वह महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन हुआ करता था। वह लेकिन जैन धर्म का ही अनुयायी था अजातशत्रु। बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाने में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान था। अजातशत्रु जो है उसने प्रथम बौद्ध काउंसिलिंग का आयोजन किया था राजगृह में। यह पूछा जाता है प्रथम बौद्ध संगीत किसके द्वारा किया गया? तो प्रथम बौद्ध संगीत जो है वह अजातशत्रु के द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया? राजगृह में किया गया। अजातशत्रु का जो उपनाम था वह कुड़ीक हुआ करता था। कुड़ीक या कुनीक कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं कुड़ीक के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी अजातशत्रु ने। उसकी पत्नी जो थी कौशल नरेश प्रसिद्धि की पुत्री वजीरा थी अजातशत्रु की। उसने आक्रमण करके और युद्ध में हराकर लिच्छवी को नष्ट कर दिया था तथा अजातशत्रु ने न केवल काशी को बरकरार रखा बल्कि वैशाली को मगध में जोड़ा। अजातशत्रु ने एक और राज्य को अपने राज्य में जोड़ लिया। वह कौन सा राज्य था? वैशाली राज्य भी मगध राज्य में ही विलीन हो गई। फिर और क्या क्या काम किए थे अजातशत्रु ने? अजातशत्रु जो था वह पहले जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में वह बुद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। राजगिरी में विशाल स्तूप का निर्माण जो है वह अजातशत्रु द्वारा ही कराया गया था। यह पूछा जाता है कि विशाल स्तूप किसने बनवाया राजगिरी में? तो अजातशत्रु ने बनवाया था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध में महाशिलाकंटक तथा रथमूसल नामक 2 शस्त्रों का प्रथम बार प्रयोग किया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा 461 ईस्वी में कर दी जाती है। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की तथा अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी थी 461 ईस्वी 460 ईस्वी के पूर्व में। फिर आता है इसके पुत्र राजधानी पर बैठता है, राज्य पर बैठता है जिसका नाम अजातशत्रु है या जिसका नाम उदयन है और यह अजातशत्रु का पुत्र है। अब उदयन के बारे में जानते हैं कुछ बातें। उसका मुख्य योगदान पाटलिपुत्र या पटना में गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किले का निर्माण कराना था। अर्थात इसने पाटलिपुत्र में गंगा और सोन नदी के किनारे के बीच में के किनारों पर जहाँ पर गंगा और सोन नदी आकर एक दूसरे से मिलते थे वहाँ पर इसने एक किले का निर्माण करवाया था और इसने ही पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना भी उदयन ने ही की थी। या पूछा जाता है कि उदयन की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की गंगा और सोन नदी के तट पर। उसकी मृत्यु ने हर्यक वंश के अंत को चिन्हित किया।
नागदशक अंतिम शासक हुआ करता था हर्यक वंश का। इसको उदाइन को पितृहंता या पितृभक्त के नाम से भी जाना जाता है। नागदशक जो उदाइन का पुत्र था, इस नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दी तथा शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब आता है शिशुनाग वंश। पहला हर्यक वंश था जिसके बारे में हमने आपको बताया। नेक्स्ट आता है शिशुनाग वंश। इसी मगध साम्राज्य को 3 भागों में बताया गया था। हमने आपको पहले ही बताया, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो हर्यक वंश किस से चला? बिंबिसार से, अजातशत्रु, उदयन से। फिर नागदशक आता है। नागदशक ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाता, उसकी हत्या शिशुनाग ने कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब हम देखते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग नागदशक के मंत्री थे। उन्होंने मगध और अवंती के बीच 100 साल पुरानी प्रतिद्वंदिता को समाप्त करते हुए अवंती के प्रघोत राजवंश को नष्ट कर दिया था। कौन? शिशुनाग ने। कालाशोक शिशुनाग का उत्तराधिकारी था, अर्थात इन्हीं का पुत्र हुआ करता था। वह राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करता है और वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद का संरक्षण करता है। अर्थात आपसे अगर पूछा जाए दूसरी बौद्ध काउंसलिंग किसके द्वारा करवाई गई, तो शिशुनाग के द्वारा दूसरी बौद्ध काउंसलिंग करवाई गई। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली से कहाँ पर स्थानांतरित किया? तो पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया, जो उदयन द्वारा बनाया गया साम्राज्य था। अवंती राज्य को मगध में मिला लिया शिशुनाग ने, और इसने अपनी राजधानी वैशाली, दूसरी और पहली जो इसकी राजधानी थी वह पाटलिपुत्र था। फिर आता है कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। कालाशोक का जो दूसरा नाम था वह काकवर्ण था। काकवर्ण नाम कालाशोक का हमें कहाँ से पता चलता है? तो वह पुराण और बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से हमें इसका नाम पता चलता है। कालाशोक के ही शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत आयोजित हुआ था। नंदवर्धन, जिसे महानंदिन के नाम से जाना जाता है, वह शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ करता था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदिन या नंदिवर्धन है। नंदिवर्धन को मारकर महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश का पहला शासक कौन है? तो महापद्मानंद, जो आपको पता होगा जो पौरस के समय में हुआ करता था। महापद्मानंद या एक कुलीन जाति का शासक था, या क्षत्रिय नहीं था लेकिन फिर भी इसने शासन किया, या गैर क्षत्रिय राजा था, या एक नई जाति थी। महापद्मानंद जो था उसने एकराट और परशुराम की उपाधि धारण की हुई थी। एकराट का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसे क्षत्रियों से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी क्योंकि यह गैर क्षत्रिय होने वाला पहला राजा था, यह क्षत्रियों से हमेशा चिढ़ता था, इसलिए इसने एकराट की उपाधि धारण की थी। एकराट का मतलब है क्षत्रियों का नाश करने वाला। कलिंग को जीता और विद्रोही कौशल राज्य का दमन किया। इसने जो है कलिंग को जीतकर अपने वंश में मिला लिया और कौशल राज्य का भी इसने दमन कर दिया था। अंतिम शासक इसका घनानंद था। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। पुराणों के अनुसार महापद्मानंद एक शूद्र महिला के पुत्र थे, लेकिन जैन ग्रंथ और यूनानी लेखक कर्टियस उनके एक दरबारी और एक नाई के पुत्र के रूप में मानते हैं। महापद्मानंद जो था वह उन्हें एकराट, ये हमने आपको बता दिया, उसे कौशल और कलिंग पर विजय प्राप्त की। यहाँ से वह विजय ट्रॉफी के रूप में जिनकी एक छवि लाया था। जिनकी एक छवि अर्थात जिनकी एक फोटो या मूर्ति उस समय जो भी रहा होगा वह लेकर आया था वहाँ के विजय के प्रतीक के रूप में। फिर आता है घनानंद। घनानंद अंत में उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर उखाड़ फेंका, जिसके कारण मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। एक बार की घटना है जब चाणक्य घनानंद के राज दरबार में गया था और उससे क्षत्रियों राजाओं का साथ देने के लिए कह रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय जो सिकंदर अलेक्जेंडर था उसने आक्रमण कर दिया था, लेकिन घनानंद जो था वो बहुत ज़्यादा घमंडी राजा हुआ करता था। उसने चाणक्य की बात नहीं मानी, उसने चाणक्य को अपमानित किया। चाणक्य एक पढ़े लिखे विद्वान थे, तब उन्होंने अपनी चुटिया, जो वो पीछे चुटिया बांधते थे, उसको खोल दिया और उन्होंने सौगंध लिया कि घनानंद मैं तुम्हारे वंश को समाप्त कर दूंगा। उसके बाद ही वे आए। उन्होंने रास्ते में एक छोटे से बालक को
खेलते हुए देखा जो अच्छे से न्याय कर रहा था, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को लिया और उनके माता पिता से आज्ञा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा की, जिससे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घरानंद के वंश को मिटाया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब आपसे इससे रिलेटिव कुछ प्रश्नों को हम बता देते हैं। मगध का संस्थापक कौन था? अगर आपसे यह पूछा जाए मगध का संस्थापक कौन था, तो मगध के संस्थापक के रूप में बिंबिसार को जाना जाता है। उन्होंने एक गांव की किलाबंदी करके मगध की नींव रखी, जो बाद में पाटलिपुत्र का शहर बन गया। बिंबिसार की पहली राजधानी गिरिराज राजगिरी के साथ पहचानी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? तो हमने आपको बताया मगध पर शासन करने के लिए 3 वंश आए थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो पहला जो था वह हर्यक वंश था, जिसका बिंबिसार संस्थापक था। अब आता है मगध को अब किस रूप में जाना जाता है, या मगध अब कहाँ है? तो मगध बिहार राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने दूसरे बौद्ध परिषद का संरक्षण किया? कालाशोक जो था, इसने दूसरे बौद्ध परिषद बौद्ध काउंसलिंग का संरक्षण किया, या दूसरी बौद्ध काउंसलिंग करवाई कालाशोक ने। अगला क्वेश्चन है, सेलुकस ने मैगस्थनीज को किस मौर्य राजा के दरबार में अपने राजदूत के रूप में भेजा? तो सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज को भेजा। मैगस्थनीज का एक प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के रूप में जाना जाता है, या अक्सर पूछा जाता है। मैगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य वंश के अध्ययन के लिए उपयोगी स्रोत हैं। मैगस्थनीज एक यूनानी इतिहासकार था, जिसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत के एक लेख और चंद्रगुप्त के शासन को लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला विदेशी कौन था? तो भारत आने वाला पहला विदेशी भी मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर इसकी लिखी हुई पुस्तक पूछ ली जाती है कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई, तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। पहला विदेशी कौन था जो भारत आया था? तो मेगास्थनीज ही पहला विदेशी था। मेगास्थनीज एक ग्रीक राजदूत था, जो 302 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व सीरिया के सेलुकस निकेटर का एक प्रसिद्ध विदेशी राजदूत हुआ करता था, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक गठबंधन शुरू किया? तो हमने आपको बताया बिंबिसार ही पहला भारतीय राजा था जिसने वैवाहिक गठबंधन किए। इसने कितने विवाह किए थे? तो इसने 3 विवाह किया था। किससे किससे? महाकौशला, चेलना और क्षेमा से विवाह किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता है? तो मालवा क्षेत्र जो है इस समय प्रेजेंट टाइम का, उसे हम अवंतिका के नाम से या अवंती के नाम से जानते हैं, जो मध्य प्रदेश में स्थित है प्रेजेंट टाइम। इसकी राजधानी 2 थी, उत्तरी राजधानी उज्जैन और दक्षिणी राजधानी महिष्मती हुआ करती थी। अवंतिका या अवंती प्राचीन काल भारत में 16 महाजनपदों में से एक था। यह जिला उत्तर और दक्षिण के दोनों भागों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहासकार में निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय राजा था जिसने अपने अभिलेखों को पत्थरों पर उकेरा था? तो वह अशोक था। वह पहला इतिहासकार था जिसने अपने अभिलेखों को पत्थरों पर यानी शिलालेख लिखवाया था, अशोक। अगला है, नंद वंश का राजा कौन था जब सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था? तो हमने आपको बताया उस समय घनानंद जो था वह नंद वंश का राजा था, और सिकंदर की लड़ाई पौरस से हुआ करती थी। यह घनानंद के शासन के दौरान आया था कि अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया। घनानंद को 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंका, जिससे मौर्य वंश के एक नए शासन की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। यहाँ तक का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।